पिछली बार जो अपन देख रहे थे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बात कर रहे थे, उसमें डॉक्टर अनिल जेफ लॉ कॉलेज से बात कर रहा हूँ। एक केस था जो कि हरला वर्सेस राजस्थान राज्य की बात है, और ये AIR 1951 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि अधिनियम को विधानमंडल द्वारा पारित किसी प्रकाशन से जनता को अवगत जब तक नहीं करा दिया जाता, उसे विधिक प्रभाव या बल प्राप्त नहीं होता है। यह प्रकरण पुराने जयपुर राज्य के संबंध में था। जयपुर महाराजा की आवश्यकता माइनर थे की स्थिति में महाराजा के प्रतिनिधियों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया था, जो 1922 में इस राज्य का शासन चलाता था। 1922 में सम्राट ने अधिनियम को कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया और न ही प्रशासकीय प्रकरण में उसका कोई उल्लेख किया गया। इसमें जो अभियुक्त पर इस अधिनियम के अधीन दोषारोपण किया गया, क्योंकि इस पर 60 रुपये का एक जुर्माना किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिरोपित जो दंड अधिरोपित किया गया था, दंड को निरस्त कर दिया, क्योंकि न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा कि अधिनियम के पीछे कोई विधिक बल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ये नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का एक सामान्य सिद्धांत ये है कि नागरिकों को विधि के अस्तित्व तथा उसके प्रवर्तन का ज्ञान होना चाहिए। उसे समुचित रूप के रूप में जानना और प्रकाशित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। विधिक उपबंधों का प्रकाशन नेचुरल जस्टिस के मूल की अपेक्षा है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हरला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में अपना डिसीजन दिया था। तो ये हम प्रोसीजरल कंट्रोल की बात कर रहे थे। अब हम आगे इसी बात को बढ़ाते हुए पार्लियामेंट्री कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि पार्लियामेंट या संसदीय नियंत्रण किस प्रकार से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर लगाया जा सकता है। प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण के अधीन 2 स्टेजेस पर कंट्रोल लगाया जा सकता है। संसदीय नियंत्रण का पहली बात है या कंट्रोल की जो बात है, वह जब अधिनियम को संसद अथवा मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया जाता है। संसद विधायन का परिनिरीक्षण करती है। तो ये प्रारंभिक नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से मानवीय सदस्य गणों के लिए लोकसभा के नियम की प्रक्रिया 88 में यह व्यवस्था की गई है। और नियमों पर विचार करने का सदस्य गणों का एक अवसर प्राप्त होता है जब अस्थायी अधिनियम सदन के समक्ष कोई नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सदस्य गणों द्वारा प्रत्यायोजित विधान की आलोचना उस समय भी की जा सकती है जब कार्यपालिका को धन उपलब्ध कराने के लिए संसद विचार विमर्श करती है। इसके अतिरिक्त प्रश्नकाल के दौरान भी सदस्यगण अपने प्रश्न प्रस्तुत कर नियम निर्धारण की शक्ति का प्रयोग के रूप में सक्रिय रूप से शासक दल की पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं हम, तो परिवीक्षण द्वारा प्रत्यायोजित विधान का ये जो दूसरा स्टेज है, इस पर नियंत्रण अधिक कारगर होता है, न कि प्रत्यायोजित विधान पर किए जाने वाला नियंत्रण।
संसदीय प्रक्रिया में 2 पद्धतियों से प्रभावशाली बना दिया गया है। प्रथम पद्धति में यह कहते हैं कि जिसके अंतर्गत अधीनस्थ विधायक को पहले तो संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और इस अवसर को सदस्यगण प्रत्याशित विधान का फिर परिनिरीक्षण कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जिसके अधीन एक समिति का गठन किया गया जाता है और वह समिति प्रत्याशित विधान को संसद की ओर से परिनिरीक्षण करती है। प्रत्याशित विधान को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की भी एक प्रक्रिया है, लेकिन ये सामान्य नियम नहीं है जो प्रत्याशित विधान को संसद के किसी भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ये जरूरी बनाए। प्रत्याशित विधान को दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए अथवा नहीं, यह मूल विधि की शर्तों पर निर्भर करता है। तो ये प्रत्याशित विधान है, उसके लिए नियम की बात जो कही गई है वो है ये, और किसी भी सदन में रख सकते हैं और एक में भी रख सकते हैं, दोनों में भी रख सकते हैं। तो ये उनकी व्यवस्थितता की बात है। प्रत्याशित विधान को सदन के समक्ष प्रस्तुत यदि नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में हम कहते हैं कि जब प्रत्याशित विधान के अंतर्गत बने नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का उपबंध अधिनियम में उपलब्ध होता है तो यह परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है कि तत्संबंध उपबंध आज्ञात्मक है अथवा निर्देशात्मक है। आज्ञात्मक अथवा निर्देशात्मक प्रावधान या एक मैंडेटरी है या डायरेक्टिव है का बोध अधिनियम के प्रयुक्त में की गई भाषा और आशय से ही प्रकट होता है। एक मामला था जिसमें नरेंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ का जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि संसद के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाला प्रावधान आज्ञात्मक या मैंडेटरी न कि निर्देशात्मक। तो ये इन्होंने कहा कि ये आज्ञात्मक है या मतलब जो मैंडेटरी है वही है, न कि निर्देशात्मक। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी है। तो ये एक पार्लियामेंट्री इसमें ये कह सकते हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन निर्मित आदेश नॉन परफेक्टेबल नियंत्रण आदेश 1958 की धारा 4 को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने अपने अभिकथन में इस बात पर बल दिया है कि ऐसे आदेश तब तक प्रभावी नहीं होंगे तब तक कि उन्हें सदन में के पटल पर नहीं रखा जाता है। इसके विपरीत एक और मामला था जिसमें एटलस इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेज हरियाणा राज्य का था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत उपबंधित प्रावधान प्रत्येक आदेश को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाएगा अब बनाए जाने के तुरंत पश्चात संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा को आज्ञात्मक न बताकर निर्देशात्मक घोषित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी विनिश्चित किया और कहा कि आदेश को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना पूर्व शर्त नहीं है, प्रस्तुत किया जाएगा। पदावली का की निर्णायक प्रकृति नहीं है, अतः ऐसे मामलों में न्यायालयों को विधायिका के आशय का अवलोकन करना जरूरी है। आज्ञात्मक प्रावधान उसे कहा जाएगा जबकि उसकी अनुपालना न किए जाने पर उसके परिणाम उत्पीड़क हों अथवा बनाए रखने गए आदेशों की विधिमान्यता घोषित न किया जाए। अधिनियम की धारा 3 के सबक्लोज 6
केवल मात्र प्रस्तुत किए गए जाने वाले संबंधी प्रावधान करती है। इसे न तो संसद को उसे अनुमोदन करना था और न ही अनुमोदन करना था। अतः संसद के समक्ष प्रस्तुतिकरण केवल मात्र एक डायरेक्टिव या कहेंगे निर्देशात्मक था। ऐसे आदेश को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उसे शून्य अथवा अवैध घोषित नहीं किया जा सकेगा, ऐसा कहा गया था।